गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं तारेंद्र बेले इस समय पर आप लोगों को पढ़ाता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट। और रोज इसी समय पर हम लोगों की मुलाकात होती है, हम लोग मिलते हैं, हम लोग बातें करते हैं, आप कमेंट से बातें करते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूं। सारी चीजें इसी तरीके से चलती है और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यही सारी चीजें हमेशा चलती रहेगी। आपकी और मेरी मुलाकातें इसी तरीके से इसी प्लेटफॉर्म एग्जाम ओरिजिनल्स पर होती रहेगी। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बहुत ही जल्द हम लोगों का ये आयोग, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 10वीं यूनिट है, वो कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट हो जाएगी तो सर इसके बाद आपकी और हमारी मुलाकात किस तरीके से होगी, इसके बाद आपकी और हमारी जो मुलाकात होगी वो कैसे होगी। तो आपकी और हमारी मुलाकात का जो प्रबंध है हमने फिर से कर लिया है। और वो प्रबंध कैसा, एक प्रबंध तो है कि क्या, राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी की क्लासेस, लेकिन वो आप लोगों को मिलेगी एग्जाम ओरिजिनल्स के ऐप पर। पॉलिटी की मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, पूरी पॉलिटी जीरो से लेकर हीरो तक सारी पॉलिटी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। मैं बहुत अच्छे से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को आयोग कंप्लीट कराए हैं उसी तरीके से मैं आप लोगों को पॉलिटी भी कंप्लीट कराऊंगा। और साथ ही साथ सर, लेकिन अगर हम लोग कोर्स नहीं परचेस करते हैं, हम लोग पॉलिटी की क्लास में अगर हम लोग नहीं मिल पाते तो हम कैसे मिलेंगे। तो हम लोगों को मिलने का एक और मैंने प्रबंध कर दिया है। वो प्रबंध क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के 10 सालों के पुराने, पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं एमपीपीएससी के। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर कोई भी बंदा अगर प्रिपरेशन करता है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रिपरेशन करता है, तो उसे सबसे पहले ना पिछले 10 सालों के पेपर देखना तो चाहिए। उसको अपने पिछले पुराने 10 सालों के एमपीपीएससी के पेपर देखना चाहिए। और पेपर देखने के बाद उसे एनालाइज होता है कि यार किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनते हैं। 2012 में एग्जाम का क्या लेवल था, 2021 में एग्जाम का क्या लेवल है, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम उस सेशन में। लगभग 10 से 12 क्लासेस होगी और पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग लगभग 1200-1500 क्वेश्चंस हम लोग आए हुए, जो एमपीपीएससी में एज इट इज जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही के वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में होंगे। इंग्लिश में भी होंगे वो क्वेश्चंस और हिंदी में भी होंगे, तो दोनों जो मीडियम्स है उन लोगों को काम आएगा, कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी सर। उसके बाद क्या करवाओगे आप ये चीजें होगी। फिर जो है करंट अफेयर की एक नई सीरीज स्टार्ट होगी। करंट अफेयर की सीरीज मतलब अब देखो, फरवरी में आप लोगों का क्या आने वाला है, फरवरी में आने वाला है आप लोगों का प्री। और फरवरी में अगर आप लोगों का प्री आता है तो उस प्री से पहले हम लोगों को पिछले एक साल का जो करंट अफेयर है वो पूरा का पूरा कवर होना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी से। कौन से जनवरी से सर, तो जनवरी 2022 से एक वीडियो में एक जो हम लोगों की क्लासेस होगी वो होगी जनवरी 2022 का पूरा करंट अफेयर एक ही वीडियो में हम देखेंगे। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे मंथ वाइज करंट अफेयर हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और मंथ वाइज करंट अफेयर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज मतलब जितने युद्धाभ्यास पूरे साल में होंगे तो एक वीडियो जो होगा वो पूरे के पूरे युद्धाभ्यास पे होगा। एक वीडियो होगा जो इंपॉर्टेंट डेज है, जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज, फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। फिर किसी को अगर जीआई टैग मिला है पूरे साल में तो वो, रामसर साइट्स मिली है तो एक वीडियो पूरा का पूरा रामसर साइट्स के ऊपर होगा। फिर अगर हम लोग बात करें नई किताबें आई है तो मतलब आप समझिए एक नई तरह से, एक नई दिशा में हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर आने वाले हैं और मैं खुद लेकर आऊंगा। ठीक है, और वो लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को डाल दे रहा हूं, वो वीडियो जो है वो ऐसा नहीं चलेगा। वो हम लोग एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, और टाइम डिसाइड करने से क्या होगा, आपकी और मेरी मुलाकातें लाइव आप कमेंट करेंगे, मैं लाइव पढ़ूंगा, लाइव तुरंत के तुरंत उस चीज का जवाब दिया जाएगा। इस तरीके से इन सब चीजों का अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ आई है तो हम लोग आगे का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्या आगे का लेक्चर है, और आप लोगों को पता ही है हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे थे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी वो हम लोगों ने देख लिया था सर कि कितने सदस्य होते हैं, कैसी संरचना होती है। ये चीजें आप लोगों ने लास्ट के लेक्चरों में देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज इससे पहले के 2 वीडियोस आप लोग जाकर देखिए। उसके 2 वीडियोस को देखने के बाद ये वाला वीडियो बाद में देखिएगा। ठीक है
तो कहां तक हम लोगों की बात पहुंची थी? हम लोगों की बात पहुंची थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। हम लोगों ने संरचना देखी। संरचना में हम लोगों ने देखा कि सर 13 सदस्य संरचना है, लेकिन सर हम सिर्फ और सिर्फ 13 नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने हमें बताया है कि उसको बोलने का तरीका जो है वो 1+5+7 1+5+7 है, और 1 एक अध्यक्ष है। वो 5 को कैसे हम लोगों ने तोड़ा था? वो 5 सदस्य जो थे उनको 3+2 में हम लोगों ने तोड़ा था सर। और जो 3 सदस्य थे, सॉरी जो 2 सदस्य थे, उनको भी 1+1 में तोड़ दिया था। इस तरीके से हम लोगों ने जो एक ट्री बनाया था, एक तोड़ के हम लोगों ने उन सदस्यों को याद करने की कोशिश करी थी। सबकी योग्यताएं भी हम लोगों ने देखी थी। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कहां से? हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से लास्ट टाइम पर हम लोग छोड़ कर गए थे। लास्ट टाइम में हम लोग जहां पर छोड़ कर गए थे, तो कहां छोड़ कर गए थे सर? हाँ, कहां छोड़ कर गए थे? कहां छोड़ कर गए थे? तो अध्यक्ष और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि कौन है पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्यों में हम लोगों ने देख लिया था डॉक्टर रेखा शर्मा। रेखा शर्मा के बाद प्रियंक कानूनगो और इकबाल सिंह लालपुरा के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। जो भी चीज है मैं बोलूं उसको कमेंट बॉक्स में लिखने के पीछे का कारण भी मैंने आप लोगों को बताया कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्यों लिखना है। तो आज की जो बातें हम लोगों की होने वाली है, आज की बातें हम लोगों ने की होने वाली है नियुक्ति के बारे में। देखो, धारा 3 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 में बोला था आयोग के गठन और संरचना के प्रावधान। आयोग के संरचना का प्रावधान, आयोग के बारे में बताया कि आयोग का नाम क्या होगा, आयोग का नाम क्या होगा, आयोग का नाम होने के बाद उसकी संरचना कैसी होगी, उसमें कितने व्यक्ति होंगे, उनकी योग्यताएं क्या होगी, इस बारे में धारा 3 में वर्णन किया गया था। लेकिन अध्यक्ष किसकी नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग बात कर रहे हैं अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, तो अध्यक्ष और साथ ही साथ सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। तो सर कहां? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो अधिनियम है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4, ये याद रखना है दोस्त। ये धारा, जिन पे डिब्बे बना रहा हूं ना यार, प्लीज इतना याद जरूर रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, मतलब जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कहां है? धारा 4 में। और क्या बोला गया कि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति बोला गया कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ये जो गोला बना रहा हूं ना, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ नहीं सकते। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ, कितने क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता बता के थक जाऊंगा ना जब प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखोगे ना। तो ये कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? ये देखो, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन यार क्या नियुक्ति ये किसी की सिफारिश पर करता है? तो हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा एक उच्च स्तरीय चयन समिति, नाम क्या है उसका? उच्च स्तरीय चयन समिति। चयन समिति। चमन आप नहीं बोलोगे क्योंकि बड़े बड़े गणमान्य लोग, इस देश के बड़े जो गणमान्य लोग हैं वो लोग इसमें विराजमान होते हैं, इसलिए सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। चयन समिति, ठीक है, गलती से जुबान फिसल गई। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर, चयन समिति की सिफारिश के आधार पर जो है नियुक्ति की जाती है। ये भी चीजें देखनी है। ठीक है, तो कौन कौन, अब देखो फिर से व्हाइट बोर्ड पे आ गए सर हम लोग। ओके, व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। क्या सर? नियुक्ति करना है। क्या करना है? नियुक्ति करना है। ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम लोग नियुक्ति कर देते हैं। ये लिख दिया सर, नियुक्ति किसकी नियुक्ति करना है? किसकी नियुक्ति करना है? अध्यक्ष सदस्य। सर ये चीज तो हमको पता है, नियुक्ति किसकी की जाएगी? जो अध्यक्ष होगा, जो सदस्य होगा, उसकी ही नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा तो हम किसी और की नियुक्ति करने नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपकी नियुक्ति। ये नियुक्ति पहुंच गई ऊपर। नियुक्ति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है दोस्त? नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। ये चीज याद रखना, कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। कहां? धारा 4, ये भी याद रखना। क्या याद रखोगे? धारा 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 4 के तहत बोला गया कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? एक समिति होगी। कौन सी समिति होगी? उच्च स्तरीय चयन समिति। उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर, उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। किस धारा के तहत? थोड़ा बता दो किस धारा के तहत? तो धारा 4 के तहत। अब सर
ठीक है, ये चीज हम लोगों को समझ आ गई सर। ये आपने नियुक्ति युक्ति सारी चीजें बता दी। नियुक्ति तो कर दी, किसकी? अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति धारा 4 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्च स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर कर दी गई, अनुशंसा पर कर दी गई। लेकिन सर इस उच्च स्तरीय चयन समिति में क्या होगा? इस उच्च स्तरीय चयन समिति में कौन होंगे? इस उच्च स्तरीय चयन समिति में कौन होंगे? तो इसमें 6 सदस्य होंगे। कैसे होंगे? कैसे होंगे? एक तो एक अध्यक्ष होगा, एक तो एक अध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे। ये बनते हैं भाई साहब प्रश्न, जो क्वेश्चन बनेंगे ना, अब मैं आपको बताऊंगा, आप हिल जाओगे क्या। तो इस उच्च स्तरीय चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री। इस देश का प्रधानमंत्री, या पीएम भी मैं लिख सकता, लेकिन हिंदी में प्रधानमंत्री लिखने का मजा ही कुछ और है। तो इस देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इस उच्च स्तरीय चयन समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ये वन का मतलब आप समझ जाया करो, अगर किसी चीज को अलग लिखा है तो वो स्पेशल, स्पेशल मतलब वो अध्यक्ष है। इन 5 सदस्यों में, इन 5 सदस्यों में क्या होगा सर? इन 5 सदस्यों में होगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा, यहां सिर्फ लोकसभा लिख दे रहा हूं, लोकसभा विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ये 2 हो गए, 5 में से 2 ये हो गए ना, लोकसभा के 2 लोग हो गए, एक तो लोकसभा का अध्यक्ष और दूसरा जो है वो लोकसभा का विपक्ष का नेता। फिर सर 2 लोग और कौन है? ये एक हो गए, ठीक है, एक भाई साहब ये हो गए, एक भाई साहब ये हो गए। फिर सर अन्य लोग कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति। क्योंकि अब यहां तो सर आप बोल रहे हो लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन आप राज्यसभा का अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है ना, वो इस समिति में जो है वो इस समिति में वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एक मान के चलिए कि आप क्या है, उपसभापति जो है वो इस देश के उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, इस वजह से वो इस समिति में नहीं आते। यहां पर आप ये मान के चलिए कि कार्यपालिका के ही लोग हैं। एक विपक्ष के नेता है, जो विधायिका के जो लोग हैं वो यहाँ पर है। तो ये है लोकसभा के अध्यक्ष है, लोकसभा के विपक्ष के नेता है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा से जो आएंगे ना, राज्यसभा से दो सदस्य आएंगे। जो राज्यसभा से जो आएंगे ना वो कौन कौन होंगे? एक तो उपसभापति, ये याद रखना यार दोस्त, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा होगा राज्यसभा से, वो होगा विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता। ये कितने हो गए? ये हो गए 4 लोग, विपक्ष का नेता। और जो तीसरा व्यक्ति, जो 5वां व्यक्ति होगा ना, वो होगा केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। क्या ये चीज आप याद रख पाओगे? अगर नहीं रख पाओगे ना तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्यों? कैसे क्वेश्चन बनते हैं सर? कैसे बनते हैं क्वेश्चन? तो आप बताइए। पूछा जाएगा क्या कि निम्न में से कौन मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए नियुक्ति में जो सिफारिश समिति होती है, निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं होता है, या निम्न में से कौन उसका सदस्य होता है? इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप बोलोगे यहां पे अगर रेलवे मिनिस्टर लिख दिया, एजुकेशन मिनिस्टर लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। जो है वही का वही है। कौन सर? याद है हमको 1+5, अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। जो 5 सदस्य है उसमें से 2 लोग लोकसभा से आएंगे, 2 लोग राज्यसभा से आएंगे और एक केंद्रीय गृह मंत्री होगा। ठीक है, तो लोकसभा से कौन? लोकसभा का अध्यक्ष सर। जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो इस समिति में होगा ही होगा। जो भी लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा वो इस समिति में होगा ही होगा। जो भी राज्यसभा का उपसभापति होगा, यहाँ पे सभापति नहीं, सभापति तो इस देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो जो भी राज्यसभा का उपसभापति होगा वो इस समिति में होगा, और जो भी इस राज्यसभा में विपक्ष का नेता होगा वो इस समिति में होगा। ये 6 लोगों की समिति मिलकर ये सिफारिश करेंगी। किसको? ये सिफारिश देंगी। ये 6 लोगों की जो समिति है ना, देखो कैसे बना दूं, हाँ किसी अच्छे कलर से बना देते हैं, पिंक। अब आज लड़कियों के लिए बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये पिंक। ठीक है, ये 6 लोगों की जो समिति है ना, ये सिफारिश करेगी। ये क्या करेगी? ये करेगी सिफारिश।
सिफारिश करेगी, क्या बोलेगी कि इस इन इन व्यक्तियों को, इन फलाना फलाना व्यक्तियों को 1+5, ये जो फलाना फलाना जो व्यक्ति है ना, जो मैंने बताए थे सदस्य, इनको नियुक्त कर दो आप मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त कर दो। ये बात बोलेंगे किसको? ये बात बोली जाएगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दी जाएगी धारा 4 के तहत। आप समझ नहीं रहे हो यार, कितनी गहराई है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि बताइए मानव अधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा, आपको लगेगा वाह 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 बहुत अच्छा है। दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री के द्वारा, अरे सर गलत है, आपने तो बताया नहीं। तीसरा, सर पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाए, हाँ बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन जहां पर ऑप्शन 3 में लिखा रहेगा ना कि राष्ट्रपति के द्वारा एक उच्च स्तरीय सिफारिश समिति की अनुशंसा पर उनकी नियुक्ति की जाती है, तो सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आप लोगों को ऑप्शंस चूज करने की वो आनी चाहिए। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, या फिर आप सिर्फ रट के चले जाओगे कि सर राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, तो इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको तुरंत घुमा देगा, वो आपके तुरंत 1 नंबर कम करने की फिराक में लगा रहता है। तो क्या ये चीजें आप लोगों को समझ आई? क्या मैंने बोला? धारा 4 के तहत प्रावधान है चयन समिति। अब ये चयन समिति में आप लोग देख लीजिए कौन कौन है। चयन समिति में 6 सदस्यीय चयन समिति होगी, ठीक है सर, पता है हम लोगों को, आपने अभी तो बताया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 6 सदस्यीय चयन समिति होगी, और इसी चयन समिति की सिफारिश, मैंने बोला ना, सिफारिश करेगा किसको? राष्ट्रपति के द्वारा, और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अध्यक्ष कौन होगा इस चयन समिति का? भारत का प्रधानमंत्री, जो भी अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी इस चयन समिति के कौन है? नरेंद्र मोदी जी जो है इस चयन समिति के कौन है? अभी इस चयन समिति के अध्यक्ष है। लोकसभा का अध्यक्ष, अब देखो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। ये है यार दोस्त क्वेश्चन, अगर नहीं पता तो लिखिए ना, सर्च करिए, ये तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल। तो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लोकसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। केंद्रीय गृह मंत्री आप लोगों को पता ही होगा, मोटा भाई है इस समय पे, माननीय अमित शाह जी, मोटा भाई जो है इस समय पे केंद्रीय गृह मंत्री है। तो लेकिन अगर जिसको नहीं पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये सब की सब चीजें आप लोगों को अगर नहीं पता है तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी का स्तर है ना बहुत नीचे है, आपकी तैयारी का स्तर बहुत नीचे है। अगर नहीं पता है तो यार ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? ये चीजें, ये पांचों चीजें, ये चारों चीजें मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं चाहता हूं कि ये चारों की चारों चीजें, 4 की 5 चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। अगर जिसको ये भी नहीं पता हो ना कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो भाई साहब आप थोड़ा आइए, आप थोड़ा माहौल में आइए पढ़ाई के, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष आपको लिखना है, लोकसभा का विपक्ष का नेता साफ साफ एक ही कमेंट में 4 लिख दीजिएगा। लोकसभा का विपक्ष का नेता ये, लोकसभा का अध्यक्ष ये, राज्यसभा का उपसभापति ये, राज्यसभा के विपक्ष के नेता ये सारी चीजें आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। अगर नहीं करोगे कोई बात नहीं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, बात वही है। ये सारी चीजें छोटी है, मतलब ठीक है, जो चीजें मैंने बता दी वो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें। बोला कि चयन समिति में विपक्ष के नेता के स्थान पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता भी सदस्य हो सकेगा। मतलब अगर देखो विपक्ष का नेता, उसकी एक वो रहती है क्या, अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता होने की जो वो है, वो ये है कि 55 सांसद होने चाहिए किसी पार्टी के साथ, या 55 सांसद या उससे भी, मतलब सबसे बड़ी विपक्ष का नेता होने का ये है कि विपक्ष में एक तो गवर्नमेंट दल हो गया, गवर्नमेंट जिसकी बन गई वो दल, और बचे हुए जो दल है उसमें सबसे बड़ी पार्टी, मतलब उन पार्टियों में से सबसे ज्यादा सांसद जिस पार्टी के पास होंगे, उस पार्टी में से जो भी वो पार्टी जिस भी सदस्य को बोलेगी कि आप विपक्ष का नेता बन जाइए, तो वो विपक्ष का नेता बन जाएगा। हाँ, यहां पर धारा 4 के सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि देखो चयन समिति मैंने आप लोगों को बताई, जिसमें गृह मंत्री, लोकसभा का नेता, ये वो सारी चीजें, अगर उसमें कुछ रिक्ति हो, मतलब ये मान के चलिए कुछ समय के लिए अगर गृह मंत्री का पद खाली है, कुछ समय के लिए लोकसभा के उपसभापति का, राज्यसभा के उपसभापति का पद खाली है, या राज्यसभा के विपक्ष का नेता का पद खाली है, और ऐसे समय पर अगर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर ली जाती है, तो उसको कोई व्यक्ति उस पर एक्शन नहीं ले सकता कि यार वहां पर वो पद तो खाली था,
वो पद खाली था, तो बिना उनके आपने कैसे नियुक्ति कर दी, तो अविधि मान्य नहीं होगी। मतलब उसको कोई अविधि मान्य, मतलब विधि के अनुरूप ही उसको माना जाएगा, अविधि मान्य नहीं बोला जा सकता, ये बात बोली गई। ध्यान देने बात योग, जो योग है वो नोटिए। मैंने जब मैंने आप लोगों को बताया कि अध्यक्ष के पद पर बैठने की जो योग्यता है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, रिटायर्ड या पदस्थ न्यायाधीश जो है वो मानव अधिकार आयोग के कहां बैठ जाएगा, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर बैठ जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात बोला गया है कि कोई भी पदस्थ, अगर देखो हाँ ये चीज याद रखना, ठीक है। हाईकोर्ट और सुप्रीम, और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो न्यायिक सदस्य होंगे वो 2 न्यायिक सदस्य होंगे, वो भी कहां से आएंगे, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आएंगे। तो यहां पर बोला गया, इस अधिनियम में बोला गया कि जब भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के पदस्थ मतलब वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, वर्तमान में जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, ऐसे सदस्यों की नियुक्ति अगर मानव अधिकार आयोग में की जाएगी तो उससे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप लोगों को न्याय वो करना पड़ेगा, परामर्श करना होगा, उनसे परामर्श करना होगा। ये बात बोली गई किससे, भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप लोगों को लिखना है इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है और कौन से नंबर का है, उनका नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कौन से नंबर के, 23वें नंबर के, 24वें नंबर के, 25वें नंबर के, 50वें नंबर के, 75वें नंबर के, ये सारी चीजें लिखना है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना है, आप लोगों को ये लिखना है। यहां तक की चीजें आप लोगों को क्या क्लियर है, क्या ये क्लियर है कि चयन समिति में अगर कोई पद खाली होगा तो उसके कारण उसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी गलत है क्योंकि इसमें कोई सदस्य नहीं था, इस आधार पर आप नहीं बोल सकते। ये बात बोल दी गई, ये चीजें बोल दी गई। इसके बाद की बात क्या है सर, इसके बाद की बात क्या है तो इसके बाद की जो बातें हैं ना वो ये है कि देखो क्या बोला गया, हाँ इसके बाद की बात बोला गया वही सारी चीजें कि धारा 5 में क्या बोला गया, धारा 5 में बोला गया कि त्यागपत्र या पद से हटाना, तो पद से हटाने के तरीके वही, पद से हटाने के तरीके जो सारे आयोगों में हम लोगों ने देखा, मैक्सिमम आयोगों में देखा, क्या देखा, मैक्सिमम आयोगों में हम लोगों ने देखा कि पद से हटाने के जो तरीके हैं वो 2, किसके द्वारा हटाया जा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा रहे हैं। तो 2 तरीके, एक क्या, एक तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जाएगा और दूसरा जो है वो बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना ही हटा दिया जाएगा। तो एक आधार, जो आधार है वो है साबित कदाचार एवं असमर्थता, मैंने बताया इस आधार पे अगर किसी व्यक्ति को हटाना है अध्यक्ष के पद से या सदस्य के पद से तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जांच में अगर पाया जाएगा वो दोषी साबित होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। दूसरा, अगर कुछ अन्य आधार बताए गए उन आधारों पर अगर हटाना है तो बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा ही राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा, ये बात बोल दी गई। क्या इसके संबंधी प्रावधान कहां है, धारा 3, धारा 5 में है इसका वो है, ठीक है। त्यागपत्र लिखित रूप में राष्ट्रपति को दे सकते हैं, अगर त्यागपत्र देना है, अगर आप अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ये बात बोल दी गई। लेकिन अगर पद से हटाना हो तो अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। त्यागपत्र कौन लेगा, त्यागपत्र भी कौन लेगा, राष्ट्रपति। और कैसे लेगा, लिखित रूप में लेगा, मुंह जुबानी तो नहीं बोल दोगे ना कि जाओ नहीं करना हमको काम, हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, हम नहीं करेंगे काम, तो ऐसा नहीं बोल पाओगे। आप लोगों को क्या करना होगा, लिखित रूप में देना होगा, लिखित रूप में राष्ट्रपति को दे दिया। अब पद से हटाना हो, अब कोई इस्तीफा नहीं दे रहा लेकिन राष्ट्रपति को लग रहा है कि व्यक्ति जो है ना ये सही नहीं है, इसको हटाया जाएगा, तो कैसे, 2 आधार पर, 2 तरीकों से हटाया जाएगा। क्या 2 तरीके होंगे भाई साहब, हाँ क्या 2 तरीके होंगे, तो सबसे पहले तो कौन हटाएगा, पद से हटाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। पहला तरीका ये समझिए, पहला तरीका जो है वो ये है, और पहला तरीके में जो आधार होगा हटाने के लिए कुछ कारण तो बताना होगा ना आपको कि यार हम आपको क्यों हटा रहे हैं, तो आपको लिखित रूप में क्या करना पड़ेगा, एक आधार, क्या, साबित कदाचार असमर्थता मतलब आप उस पद पर बैठने के लिए समर्थ नहीं हो, आप उस कार्य को करने के लिए समर्थ नहीं हो। कदाचार का मतलब ये होता है कि आप विधि के अनुरूप अब आप अपना आचरण नहीं कर रहे हो, कि एक मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में जो एक नियम है
उसके तहत आप अपना आचरण नहीं कर पा रहे हो या आप कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो गए हो जिसके कारण आपका आचरण जो है वो खराब हो गया है, तो ऐसा बोला जाता है कि कदाचार और असमर्थता के आधार पर, मतलब जब आप ये आरोप लगाओगे उन अध्यक्ष सदस्यों पर तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा बीच में। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं, ऐसे कैसे आप बोल दिए कि इनका आचरण ठीक नहीं है, ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि वो व्यक्ति जो है उस पद पर बैठने के लिए योग्य नहीं है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे जांच, हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, हम आ जाएंगे बीच में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जांच कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच में साबित हुआ कि हाँ, जो ये व्यक्ति है ये कदाचार और असमर्थता का दोषी है, कदाचार और असमर्थता का दोषी है, तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। और अगर ऐसा पाया जाता है कि जो लगाए गए जो आरोप है वो सही नहीं है, वो व्यक्ति समर्थ है, वो किसी भी प्रकार के कदाचार का आचरण नहीं करता है, तो वो अपने पद पर बना रहेगा। ये है। दूसरे आधार क्या है, दूसरे आधार ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा बिना बिना अब जहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाएगा, लेकिन देखो आपने बोला, राष्ट्रपति ने क्या बोला कि अब मैं हटा रहा हूं कदाचार और समर्थता के आधार पर, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मैं आ गया, लो मैं आ गया, डॉन फिर से वापस आ गया, ठीक है, बोला कि मैं आ गया वापस, मैं करूंगा जांच। वो जांच कर ली, लेकिन राष्ट्रपति ने बोला कि अरे अब क्यों आओगे बीच में, अब तो हम आधार वो लगा ही नहीं रहे, हम कौन से आधार, हम बोल रहे कि ये पागल है, ये दिवालिया हो गया, जो व्यक्ति है ये दिवालिया हो गया, मतलब इस पर जो लोन हो, दिवालिया होने का मतलब होता है कि क्या बैंक करप्ट हो जाना, ये मान के चलो, दिवालिया होने का मतलब बैंक करप्ट हो जाना, मतलब बैंक का बहुत सारा लोन है और वो लोन चुकाने में असमर्थ है, वो किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो दिवालिया हो गया। तो बोला ये व्यक्ति जो है वो दिवालिया हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला कि कार्यकाल के द्वारा ये अन्य किसी और कहीं पर भी काम कर रहा है जहां से इसको वेतन मिल रहा है, ऐसा काम करने लगा, ये शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल या, ठीक है, दुर्बल या नैतिक अधमता वाले अपराध का दोषी हो, शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बलता, मतलब इन्होंने बोला कि ये शारीरिक रूप से इतना प्रबल है ही नहीं कि ये काम कर पाए, मानसिक रूप से मेंटल है ये, तो राष्ट्रपति ने बोला ये सारी चीजें आप कैसे बीच में आ जाओगे, किसी ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे बिठा दूं पद पर। राष्ट्रपति ने बोला हटा दिया, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा सीधे सीधे। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ठीक है आप अपनी मनमानी कर लो, आप क्या कर लो, हम लेकिन कदाचार और असमर्थता केस पे तो हम आएंगे, हम क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। ये बात बोल दी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ये चीजें हो गई। इसके बाद त्यागपत्र और हटाना, ये सारी चीजें ठीक है। पदावधि की बात कर लेते हैं हम, पदावधि मतलब कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल फिर वही संशोधन वाली बातें बताया था ना, जब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया तब बताया था कि 2 बार संशोधन हुआ है। वो चीजें हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखी भी। क्या हुआ, पहले पूर्णकालीन सदस्य 4 होते थे, 2019 से 5 हो गए। पहले पदेन सदस्य 4 होते थे, 2019 से 7 हो गए। और क्या बदला हुआ, हाँ, अध्यक्ष पद की योग्यता के संबंध में बदला हुआ। पहले बोला जाता था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही बन पाएगा, लेकिन वहां पर क्या बोला, वहां पर बोला गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड न्यायाधीश क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। देखो यकीन नहीं है ना आप लोगों को, मैं मानता हूं आप लोग मुझ पे यकीन नहीं करते हो। हाँ, ये बोला ना यहाँ पर, ये पहले क्या था, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही बन जाता था, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही बन पाता था। लेकिन 2019 के बाद प्रावधान क्या हुआ, कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश भी आयोग का अध्यक्ष बन पाएगा। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप मना नहीं कर सकते यार, समझ रहे हो ना, मना करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये चीजें हो गई, जांच कर दी हम लोगों ने, मानसिक दुर्बलता, ठीक है। तो कार्यकाल के बारे में कहां दिया है, तो कार्यकाल के बारे इसी अधिनियम की धारा 6 में अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल के बारे में दिया गया। अध्यक्ष के बारे में पहले के मतलब 2019 से पहले क्या कार्यकाल हुआ करता था, अध्यक्षों का कार्यकाल हुआ करता था 5 वर्ष के समय तक वो अपने पद पर बने रहते थे और 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते थे। ये पहले की बात हो गई, मतलब पुराना हो गया। अब 2019 में संशोधन किया और 2019 में संशोधन के बाद अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु कर दिया गया। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखना है। क्या सीधा पूछा जाएगा कि बताइए वर्ष 2019 से पहले अध्यक्ष का कार्यकाल मानव अधिकार आयोग में कितना हुआ करता था, तो 5 साल 70 वर्ष। और बोला जाएगा कि 2019 के संशोधन के बाद मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना कर दिया गया, तो 3 वर्ष 70 वर्ष था। सदस्यों के बारे में क्या बात, सदस्यों के बारे में भी वही 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु।
2019 में हुए, ये हो गया 2019 में संशोधन हुआ और 370 कर दिया गया। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है यार, सीधे सीधे इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखना है आप लोगों को, सिर्फ इतना लिखना है 2019 से पहले 570 और 2019 के बाद 370, ये याद रख लेना है। जो भी नोट क्या है, हाँ एक संशोधन और हुआ 2019 में। क्या हुआ 2019 में, पहले बोला गया था कि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य, पहले अध्यक्ष और सदस्यों को बोला जाता था कि फिर से एक बार अगर आपने वहां पर कार्यकाल कंप्लीट कर लिया, 5 वर्ष तक आपने अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप पुनर्नियुक्त नहीं किए जाओगे, मतलब वापस आपको उस पद पर नहीं बिठाया जाएगा, वापस आप मानव अधिकार में नियुक्ति नहीं किए जा सकते। लेकिन 2019 में संशोधन किया और 2019 में संशोधन में बोला कि एक बार, कितनी बार, अध्यक्ष और सदस्यों को एक बार अपने पद पर फिर से, मतलब अब वही कोई अध्यक्ष है तो वो वापस फिर से एक बार और अध्यक्ष बन सकता है, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। 2019 के संशोधन में बोला, ठीक है, फिर से एक बार बन सकते हैं, लेकिन ये पुनर्नियुक्ति ना राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और सिफारिश कौन सी, वही चयन समिति जो नियुक्ति में सिफारिश करती है, वही चयन समिति के द्वारा फिर से इसकी सिफारिश कर दी जाएगी, तब जाके वो फिर से अपने पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो धारा 7 में क्या बोला गया, धारा 7 में बोला गया कि अध्यक्ष, जब कोई अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होगा, वो छुट्टी पर होगा या किसी कारण अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा, तो सदस्य किस प्रकार से अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, इस चीज का प्रावधान किया गया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 7 में। कौन सी धारा, धारा 7 में किया गया है इसका उल्लेख। और जब इसका उल्लेख किया गया तो क्या बोला गया, यह अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है कि जब भी अध्यक्ष का पद खाली हो, अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो सदस्य मतलब जितने भी सदस्य, कौन से सदस्य सर, वो पूर्णकालीन सदस्य, वो सदस्य नहीं जो पदेन थे, पूर्णकालीन सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, ये शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। ये चीज आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। अध्यक्ष के पद रिक्त होता है तब सदस्य अध्यक्ष के रूप में काम करता है, धारा 7 में ये चीज बोली गई, कुछ जानने लायक नहीं है। और पद रिक्त कब होगा ये भी जानिए। पद रिक्त 2 तरीके से होगा, एक तो होगा स्थायी तौर पर और एक होगा अस्थायी तौर पर। स्थायी तौर पर मतलब हमेशा के लिए पद रिक्त खाली हो गया, तो वो कैसे होगा, या तो अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए या अध्यक्ष त्याग पत्र दे दे, ठीक है, ये 2 कारण हो सकते हैं। और अस्थायी तौर पर अगर पद खाली होता है तो वो कैसे होगा, या तो अध्यक्ष बीमार हो जाए लंबी बीमारी से, या अध्यक्ष कहीं विदेश यात्रा पर गए हो, बाहर हो, या कार्य करने में उस समय पर असमर्थ हो, तो तब पद खाली होता है अध्यक्ष का। और इस समय पर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि उन पदेन सदस्य नहीं, जो पूर्णकालीन सदस्य है, पूर्णकालीन सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता ही दी। कौन सी धारा के तहत, धारा 7 के तहत, ठीक है, ये चीज हो गई। नोट क्या है, नोट ये है कि जब अध्यक्ष का पद स्थायी तौर पर खाली होने का मतलब है या तो उनकी मृत्यु हो गई हो, या मृत्यु हो गई हो या उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया हो, तब जिस व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा वह कब तक मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद का धारण करेगा। तो वो कब तक करेगा, तो वो करेगा जब तक कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति न कर ली जाए चयन समिति और राष्ट्रपति के द्वारा। जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकती तब तक वह कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता रहेगा, ये बात बोली गई। लेकिन जब अस्थायी तौर पर अगर पद खाली होता है, मतलब अस्थायी तौर पर मतलब बीमार हो गया हो या कहीं विदेश यात्रा पर गए हो या असमर्थ हो, काम करने में आ नहीं सकते ऑफिस, ठीक है, तब कब तक पद धारण करेगा कार्यकारी अध्यक्ष, तब तक करेगा जब तक वो अपने वापस ना आ जाए, वापस अध्यक्ष अपने पद पर ना आ जाए, तब तक कि वो अध्यक्ष के पद पर काम कर पाएगा। ये सारी चीजें बोली गई। क्या यहां तक कोई आप लोगों को डाउट? और क्या है सर, और क्या चीजें हैं? तो क्या किया गया, सेवा शर्तों का निर्धारण धारा 8 के तहत किया गया। और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो केंद्र सरकार। अब राष्ट्रपति नहीं है यहाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नियुक्ति, त्याग पत्र सब कुछ राष्ट्रपति कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सेवा शर्तों की बात आई तो केंद्र सरकार ने बोला कि नहीं, सेवा तो हम ही देंगे, हम लोगों का काम है सेवा देना, तो सेवा देने का काम हमको दे दो। तो उन्होंने बोला कि सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा केंद्र सरकार। कौन सी धारा के तहत,
धारा 8 के तहत सेवा शर्तों का निर्धारण ये, और बाकी तो आपको पता ही है। क्या पता है? अलाभकारी परिवर्तन किसी की सेवा शर्तों में नहीं किया जाता है। अलाभकारी परिवर्तन मतलब लाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं क्या सर? तो बताना आप, लाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं क्या? मतलब क्या किसी का वेतन अगर अभी 40 रुपए है तो उसका वेतन 80 रुपए किया जा सकता है? तो हाँ, लेकिन अगर किसी का वेतन 40 रुपए है तो उसको 20 रुपए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको हानि हो जाएगी, तो वो कहलाता है अलाभकारी परिवर्तन। ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि प्रक्रिया का विनियमन, धारा 10 के तहत बोला गया, धारा 10 के तहत बोला गया कि जो भी ये प्रक्रिया, जो भी मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो भी काम किए जाएंगे, जो भी प्रक्रिया की जाएगी, तो उसको प्रमाणित कौन करेगा? उसको महासचिव, मैंने बताया ना आपको, एक सीईओ, जो जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो एक सचिव स्तर का अधिकारी होता है, वो सचिव स्तर का अधिकारी उसको प्रमाणित करेगा। क्या करेगा? उसका काम होगा जो भी कार्यवाही होगी आयोग की, उसको प्रमाणित करने की। आयोग की बैठक एवं समय का निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। आयोग की कब बैठक होगी, किस समय पर होगी, किस स्थान पर होगी, इन सभी चीजों का डिस्कशन, इन सभी चीजों का निर्धारण जो है वो आयोग के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। बाकी कुछ अब इसमें बचा नहीं है, आप समझिए मेरी बात। बहुत स्पीड से हम लोग निपटा रहे हैं क्योंकि वही है। फिर धारा 11, मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है 1993, इसकी धारा 11 के तहत क्या बोला गया? धारा के तहत बोला गया क्या बोला गया? हाँ, क्या बोला गया? कर्मचारीगण, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, ये बोला गया कि आयोग को जब अपनी कार्यवाही संपन्न करना होगा, जब भी आयोग को अपने कार्य को क्रियान्वयन करना होगा, जब भी आयोग को अपनी प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना होगा, तो उस समय पर क्या होगा? उस समय पर उनको अधिकारियों की आवश्यकता होगी, उस समय पर उनको कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो जितने भी आयोग को अधिकारी, जितने भी कर्मचारी की आवश्यकता होगी, वो सब के सब जो कौन करेगा? वो सब के सब जो अधिकारी है वो प्रोवाइड करेगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा वो जितने भी अधिकारी लगेंगे, उन अधिकारियों की नियुक्ति और उन अधिकारियों को दिया जाएगा आयोग को। वो कौन करेगा? वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। प्रमुख कर्मचारी कौन कौन होंगे? महासचिव, ये चीज मैंने बताई आपको, सचिव स्तर का अधिकारी होगा जो प्रमाणित करता है, तो ये भी केंद्र सरकार के द्वारा। अन्य अधिकारियों में एक पुलिस अधिकारी होगा जो डीजीपी श्रेणी का होगा, ठीक है, जो इसके नियंत्रण में कार्य करेंगे। आयोग जो है वो पुलिस अधिकारी डीजीपी श्रेणी का एक अधिकारी होना चाहिए, उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। फिर शक्तियों की बात करें तो आपको पता है कौन सी? धारा 13 के तहत, धारा 13 में बोला गया कैसी शक्तियां होंगी? तो सिविल न्यायालय की शक्ति होंगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी आयोग को। और जब भी सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है तो हम लोगों को पता है सर, इतने आयोगों में आपने बताया कि जब भी किसी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है तो उसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 4 पॉइंट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसी भी आयोग को जब भी सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है तो वह कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। ऐसी 4 शक्तियां आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा आज तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तो ये चीजें मैं बता चुका हूं। कार्यवाही के दौरान आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और उसके द्वारा जो भी कार्यवाही की जाएगी उसको न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी, ये चीज बोली गई। ये चीज तो मैं बता ही चुका हूं। फिर रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के बारे में बोला गया। वार्षिक रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन, प्रतिवेदन धारा 20 में है। धारा 20 में बोला गया कि आयोग जितना भी काम करेगा, आयोग पूरे वर्ष में जितना भी काम करेगा वो केंद्रीय स्तर का अगर काम होगा तो केंद्रीय स्तर पर वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा। और केंद्र सरकार क्या करेगी? संसद में उस रिपोर्ट को पेश करेगी। ये चीज, ये प्रोसेस है, ठीक है। संसद में उस रिपोर्ट को पेश करेगी। उसके बाद सर क्या होगा? राज्य संबंधी रिपोर्ट जो होगी वो राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार क्या करेगा? राज्य सरकार जो है उसको विधानमंडल में पेश करेगा। विधानमंडल बार बार थोड़ी ना बताऊंगा कि विधानमंडल क्या होता है, ठीक है। बताऊंगा लेकिन जब पॉलिटी की क्लासेस चलेगी तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद क्या है? आयोग की अधिकारिता। आयोग की अधिकारिता मतलब आयोग कहां कहां? धारा 36 मैंने बताई थी 43 धाराएं, तो इस धारा 43 में से जो धारा 36वीं है ना, वो अधिकारिता बताता है आयोग की, कि मतलब अधिकार मतलब आयोग का जो अधिकार क्षेत्र है ना, कि आयोग कहां कहां काम कर सकता है, कहां कहां काम नहीं कर सकता है, ये चीज। तो उसकी अधिकारिता को डिसाइड कर दिया गया कहां पर? धारा 36 में। क्या बोला गया? मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बोला गया कि अगर कोई मामला राज्य आयोग मतलब राज्य मानव अधिकार आयोग के समक्ष लंबित है, अगर कोई मामला राज्य मानव अधिकार के
अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित है, मतलब अगर राज्य मानवाधिकार आयोग उस पर काम कर रहा होगा तब राष्ट्रीय मानवाधिकार को जांच करने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार वहां पर जांच नहीं करेगा, ये बोला गया धारा 36 के तहत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे अगर क्वेश्चन बनना होगा ना तो ये स्लाइड ना आप इस पे स्टार लगा लो, इसको समझ लो। फिर बोला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार के संबंध में कोई भी जांच 1 साल पुराने मामले, अगर कहीं पर मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है और उस मामले को 1 साल से ज्यादा समय हो गया है तो उसके संबंध में भी जांच नहीं करेगा, ये बात बोली गई धारा 36 में। मतलब 1 साल के अंदर के मामले को की जांच करेगा और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष अगर लंबित हो तो उसकी जांच नहीं करेगा, 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा, ये बात बोल दी गई अधिकारिता में। अन्य प्रावधानों की अगर बात करें तो हाँ, अन्य प्रावधानों की बात करें तो धारा 19 में बोला है, धारा 19 नहीं, धारा 9 में बोला है कि आयोग की जो संरचना है, आयोग की संरचना क्या है, आयोग की संरचना है 1 + 5 + 7। इसमें से अगर कोई पद रिक्त होता है और पद रिक्त होने के बावजूद भी अगर आयोग काम करता है तो ऐसे में आप ये नहीं बोल पाओगे कि आयोग ने जो भी काम किया है वो गलत है, आयोग ने जो काम किया है वो अविधिमान्य है, ऐसा आप बोल नहीं पाओगे, ये बात बोल दी गई धारा 9 में। धारा 14 में क्या बोला गया, धारा 14 में बोला गया कि क्या करेगा मानव अधिकार आयोग, अन्वेषण मतलब जांच के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी है, राज्य सरकार के जितने भी अन्वेषक एजेंसी है, जो भी जांच एजेंसी है, इनका प्रयोग कर सकेगा, ये बोला गया। अब मध्य प्रदेश में अगर मानवाधिकार आयोग आया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसे कुछ जांच करना है तो मध्य प्रदेश की जो भी जांच एजेंसी होगी उसका इस्तेमाल करेगा, केंद्र सरकार की जो भी जांच एजेंसी होगी उसका इस्तेमाल कर पाएगा, ये बोला गया धारा 14 में। धारा 9 में बोला गया क्या, रिक्त होने पर जो कार्रवाई होगी वो अविधिमान्य नहीं होगी। 19 में क्या बोला गया, 19 में बोला गया 19 में वही बोला गया कि राष्ट्र मान्य अधिकार, देखो स्वप्रेरणा, ये जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, यही स्वप्रेरणा से जांच करेगा, स्वप्रेरणा से जांच करेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आयोग को लगता है कि यहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वहां पर कोई रिपोर्ट करे तो भी जांच करने पहुंचेगा, कोई रिपोर्ट ना करे तो भी वह स्वप्रेरणा से, उसे लगता है कि यहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो सीधे सीधे वहां पहुंच जाएगा और ठीक है, स्वप्रेरणा से इस संबंध में केंद्र सरकार से रिपोर्ट की मांग कर सकता है। और ठीक है, तो ये चीज बोली गई, क्या बोली गई कि जांच तो करेगा ही करेगा, साथ में केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगेगा, केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगेगा कि बताइए आपने क्या क्या काम किए हैं, उस केस में क्या हुआ। धारा 32 में क्या बोला गया, अनुदान किसको, केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो अनुदान दिए जाते हैं, मतलब जो बजट दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, उसके बारे में प्रावधान है। ठीक है, 34 में क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का लेखा परीक्षण। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के लेखा परीक्षण, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना उसका जो भी लेखा है उसका जो परीक्षण है उसके संबंध में प्रावधान है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 37 में बोला गया विशेष, धारा में विशेष जांच टीम का गठन का प्रावधान है। अगर आयोग को ऐसा लगता है कि किसी मामले में एक अलग से अन्वेषण या जांच टीम का गठन करना है तब धारा 37 के तहत वो जो आयोग है वो कर सकता है। धारा 38 की बात क्या करें, ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ये भी आप मतलब यही मान के चलो कि आईपीसी की धारा 21 के तहत क्या, जो भी इसके मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य है उनको सिविल सेवक माना जाएगा, जो सदस्य है उनको सिविल सेवक माना जाएगा, ऐसी बात कही गई। एक बार पढ़ लेना, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बता चुका हूं। हाँ, लेकिन ये आप याद रखना, ये 30 दिन के भीतर, क्या याद रखोगे, 30 दिन के भीतर आयोग के द्वारा केंद्र सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन ऐसे नियम 30 दिन के पश्चात संसद के समक्ष, मतलब केंद्र सरकार क्या करेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार, जैसे मैंने बोला कि 2019 में केंद्र सरकार ने क्या किया, संशोधन किया, क्या किया, कार्यकाल को कम कर दिया, क्या कर दिया, सदस्यों को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, योग्यताओं को बदल दिया। जब ये सारी चीजें केंद्र सरकार ने करी तो केंद्र सरकार ने को ऐसे सारे नियम बनाने की शक्ति तो है, लेकिन उसके 30 दिन के भीतर उसको संसद के समक्ष उसको रखना है और बिल पास करवाना है, ऐसी कार्यवाही बोली गई। तो अब हो गया है, मतलब 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार ने ऐसा काम कर दिखाया है। 40B में क्या बोला गया, पूर्व अनुमति से
हाँ, मतलब अगर ये बोला कि और नियम बनाने की शक्ति और किसके पास है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास भी ऐसी शक्तियां हैं नियम बनाने की, लेकिन केंद्र सरकार से वो पूर्व अनुमति पर पहले अनुमति लेगा कि मैं ऐसे ऐसे नियम बनाना चाहता हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ। केंद्र सरकार ने बोला हाँ बना सकते हो, तो बना देगा 40B। ये सारी चीजें हो गई। और क्या है सर, और क्या है जानने लायक आयोग से संबंधित प्रावधान। आयोग से संबंधित प्रावधान, अब देखो ये भी है इंपॉर्टेंट। मानव अधिकार आयोग के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो सिफारिश है पर कार्रवाई के संदर्भ में केंद्र सरकार को 3 माह की अवधि के भीतर सूचना देना होगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट, 3 माह। क्वेश्चन बनेगा कि मानव अधिकार आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिश करी कि मानव अधिकार के संबंध में ये काम आपको करना चाहिए, तो उसके संबंध में केंद्र सरकार को 3 महीने में जवाब देना है कि आपने क्या काम किया है, आपने 3 महीने के अंदर क्या काम किया है, ये बात बोली गई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव अधिकार आयोग जब केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि जो भी काम के संबंध में केंद्र सरकार से सिफारिश करता है, तो केंद्र सरकार के लिए समय सीमा क्या निर्धारित की गई है, ये पूछा जाएगा। तो समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो क्या है, 3 माह की समय सीमा निर्धारित करी गई है, ये बात बोली गई। आयोग के कार्य आप लोगों को पता ही है, मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो याद करना है वो ये, धारा 12 में कौन सी धारा, मानव अधिकार आयोग अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत आयोग के कार्य का वर्णन किया गया है। जो कार्य निम्नलिखित है, क्या, मानव अधिकारों के उल्लंघन, दुष्प्रेरण की शिकायत की जांच करना, मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, मानव अधिकार एवं उनके संरक्षण से संबंधित विधिक उपाय के प्रति जन जागरूकता मतलब लोगों में इनके बारे में जागरूकता फैलाना या पैदा करना, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करना। ऐसे सभी न्यायिक संबंध जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ऐसे कोई भी मामला जिसमें मानव अधिकार से संबंधित कोई भी चीजें हैं, तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है मानव अधिकार आयोग को। ठीक है, फिर जेल बंदी गृह का दौरा करना, उसमें सुधार की अनुशंसा करना, क्योंकि वहां पर भी मानव रह रहे हैं, वहां मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, इस चीज की जांच करना, लोक सेवकों द्वारा मानव अधिकार के हनन संबंधी मामलों की जांच करना, पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप करना, मतलब अगर किसी लोक सेवक के द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया जाता है तो उसके जांच करना और पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप करना, मानव अधिकार प्रयोग में बाधक तत्व की पहचान करना था तो उन्हें दूर करना। अगर मानव अधिकार को हम लोग लागू कर रहे हैं उसमें जो बाधक तत्व आ रहे हैं, मतलब उसमें अगर कुछ रुकावटें आ रही है तो उनकी पहचान करना और उनको दूर करना, ये काम है मानव अधिकार आयोग के। न्यायालय के समक्ष मानव अधिकार के हनन संबंधी विचाराधीन मामले में उस न्यायालय की मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, ये सारी चीजें, ये सारे काम जो है वो मानव अधिकार आयोग के काम है। क्या कमी है मानव अधिकार आयोग में, क्या कमियां है मानव अधिकार आयोग में? कमियां ये है कि जो क्रियाकलाप है में राजनीतिक हस्तक्षेपों का होना, अध्यक्ष सदस्यों को चुनने का अधिकार नहीं है, अपने सदस्यों को चुनने का अधिकार अध्यक्ष के पास नहीं है। ठीक है, क्रियाकलापों में राजनीतिक हस्तक्षेप है, दंड देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ सिफारिश कर पाता है, समय सीमा का बढ़ाव, मतलब ये एक कमी है कि अगर कोई मामला 1 साल से पुराना हो गया तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसकी जांच ही नहीं करता, ये कमियां हैं। चयन समिति में राजनीतिक दृष्टिकोण पृष्ठभूमि के लोगों का होना। अब देखो, जो चयन समिति है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन जो चयन समिति उसमें कौन है? उसमें है प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा का स्पीकर, उपसभापति, राज्यसभा का उपसभा, मतलब सारी चीजें राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आपको पता ही है सारी चीजें, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद मात्र सिफारिश करने का अधिकार है, 3 महीने में जवाब दे नहीं दे केंद्र सरकार के ऊपर है। जांच तंत्र इनके पास स्वयं का नहीं है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जांच तंत्र उपयोग करते हैं। क्या सुझाव आप दे सकते हो? सुझाव यही दे सकते हो कि 1 साल से पुराने मामलों की जांच कर दे, ये बाध्यता खत्म हो। ठीक है, सिफारिश ये है कि जो भी वो सिफारिश दे वो केंद्र सरकार को लागू करना ही करना है, ये बात हो जाए। आयोग अपना स्वयं जांच तंत्र बनाए, ये बात हो गई। फिर ठीक है, चयन समिति में राजनीतिक लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी शामिल किया जाए, ये बात हो गई। सारी चीजें, संरचना में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, नागरिकों में सामाजिक प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, ये सारी चीजें यार आप देख लीजिएगा, मतलब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। ये पढ़ने स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पीडीएफ, हाँ पीडीएफ के लिए बारे में मैंने बोला आपको क्या, अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलती तो आप लोग एक काम करिए, क्या करोगे? हाँ, एक तो आप एग्जाम ओरिजिनल्स का टेलीग्राम चैनल वहां ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहां आप लोगों को नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे, एक टेलीग्राम चैनल है, हाँ, टॉक्स विथ तारेंद्र,
ये डालोगे आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इस पर आप लोग इस पर आप लोग जुड़ जाइए, यहाँ पर मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या है, अब तक के अध्यक्ष कौन है, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, ये अब तक के अध्यक्ष है, पहले अध्यक्ष है। ये अध्यक्ष है हाँ, जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के थे सतना जिले से, मध्य प्रदेश के सतना जिले से इनका वो है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मानव अधिकार के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका संबंध मध्य प्रदेश के सतना जिले से है। तो न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, उसके बाद पहले कार्यवाहक कौन थे? न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल। मतलब कार्यवाहक का मतलब क्या है? कार्यवाहक का मतलब वही है कि अध्यक्ष का पद जब खाली हो जाता है और किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे पहले व्यक्ति जो थे ना, उनका नाम था शिवराज पाटिल। दूसरे कार्यवाहक गोविंद प्रसाद माथुर, दूसरी बार अगर किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता तो वो थे कौन? गोविंद प्रसाद माथुर, ये नाम याद रखना है। साइरिक जोसेफ, ये तीसरे थे। वर्तमान में जो है वो कौन है? एच.एल. दत्तू के बाद अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में अध्यक्ष है। ये है आपके अरुण कुमार मिश्रा, ये है आपके अरुण कुमार मिश्रा जी। क्या ये चीजें समझ आई? क्या यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर है? क्या यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है? हाँ, यहां तक की चीजें क्या आप लोगों को क्लियर है? यहां तक की अगर चीजें क्लियर है तो आप लोग मुझे बताइए, बाकी तो सारी चीजें ठीक ही है, बाकी कुछ चीजें ठीक है। तो यहां पर हम लोगों का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो कंप्लीट होता है। 3 लेक्चर हम लोगों को लगे, लेकिन ठीक है, सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। लेकिन अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल करिए, मुझे आप लोग कमेंट लिखिए, मुझे आप लोग मैसेज करिए, सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। और एग्जाम ओरिजिनल्स के चैनल पर आप लोग बने रहिए। बाकी करंट अफेयर की क्लासेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, पिछले 10 सालों के पेपरों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया, सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। ठीक है, सारी चीजें ठीक है। इसके बाद हम लोगों का एकमात्र एक लेक्चर बचता है और वो बचेगा राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग एक ही लेक्चर में आप लोगों का पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ ही सारी की सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या है चीजें, क्या है सर? तो कुछ नहीं, एग्जाम ओरिजिनल्स पर आप लोगों को भी पता है कि एग्जाम ओरिजिनल्स पर क्या अवेलेबल है। एग्जाम ओरिजिनल्स पर अब आप लोगों की तैयारी को एनहांस करने के लिए यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हर तरीके से एक छोटे छोटे पैकेज में आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, बहुत ही कम प्राइसेस में आप लोगों को सारे कोर्सेज अवेलेबल है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? उसके लिए आप लोगों को एग्जाम ओरिजिनल्स के चैनल पर जाना होगा। ये सारे कोर्सेज आप लोगों को यूनिट वाइज भी मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल एग्जाम ओरिजिनल्स के चैनल पर। इस वीडियो को अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिला है, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी जानकारी मिली है, तो अपने दोस्तों तक इसको फैला दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अपनी मोहब्बत मुझ तक बनाए रखिए। मेरी मोहब्बत आप तक तो बनी ही हुई है, मैं आप लोगों के लिए रोज इतनी सारी चीजें लेकर आता ही हूं, लेकिन आपको भी अपनी मोहब्बत मेरे लिए दिखानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।